हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम डिस्कशन कर रहे हैं सीजीपीएससी सी सेट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी प्रीवियस सवाल में आए हुए सवाल हैं उन सब का डिस्कशन हम कर रहे हैं। इसी कड़ी में 2018 और 2019 इन सब के सवाल हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं तो कहूंगा कि 2018 और 2019 के जो सवाल हैं वो कैसे आए थे, कैसे हमने बनाए थे, उन सबको जाकर आप देखिए। साथ ही साथ एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 2020 में आए हुए जितने सवाल हैं उनका डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। 2 लेक्चर इस पर हो चुका है, ठीक है। आज हम इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज 2020 के जितने सवाल बचे हुए थे उन सबका डिस्कशन करेंगे। 78 तक के सवाल हो चुके थे, आज सवाल नंबर करेंगे 79 नंबर का। ध्यान से देखिए सवाल कैसे बनेगा, बताओ भाई कैसे बनेगा ये सवाल, ठीक है। तो देखो क्या दिया सवाल में 12 पुरुष है, 11 महिलाएं हैं और 8 बच्चे हैं। इन सबको चॉकलेट मिलता है, चॉकलेट बांटा जाता है, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट बांटी जाती है। और टोटल चॉकलेट दिया गया कितना, 1020 चॉकलेट बांटा जाता है इन सब में। और प्रत्येक पुरुष को, महिला को और प्रत्येक बच्चे को, यानी कि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा को जो चॉकलेट मिलता है उसका रेशियो दिया गया कितना, 3:2। याद रखना कि ये रेशियो है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है, ये चीजें याद रखना। अनुपात में चॉकलेट जो है पाएगा। आपको बताना क्या है, पुरुषों के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगा यह सवाल में पूछा गया है। मेन लोगों के हिस्से में कितना चॉकलेट आएगा यह सवाल में पूछा गया है। आज तक आप चॉकलेट अपने आप में बांटते थे, दोस्त यार में बांट दिए, कभी फैमिली में बांट दिए, लेकिन सवाल तो कभी सोचा नहीं। पीएससी ने सोच लिया और आपको सवाल बना के दे दिया। कैसे करेंगे सवाल, देखो ध्यान से। आज के बाद ना आपको फैमिली में दिक्कत होगा चॉकलेट बांटने में, नहीं सवाल को बनाने में। ध्यान से देखो, जो ये रेशियो दिया गया है, जो भी ये रेशियो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के लिए दिया गया है। लेकिन हमको निकालना किसका है, 12 पुरुष, 11 महिलाएं और 8 बच्चों का निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, पुरुष को पुरुष वाले फ्रैक्शन से, सॉरी अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, महिला को महिला वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, बच्चे को बच्चे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको एग्जैक्ट जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, 12 पुरुष, 11 महिलाएं और 8 बच्चे का रेशियो मिल जाएगा। देखो ध्यान से, 12 तिया 36 हो जाएगा, ये 12 तिया 36 रेशियो, 11 तिया 33 रेशियो, ये हो जाएगा 8 दूने 16 रेशियो। अब आपको जो रेशियो मिला है वो किसका मिला है, टोटल कितने पुरुष है उसका मिला है, टोटल कितने महिलाएं हैं उसका मिला है और टोटल कितने बच्चे हैं उसका रेशियो मिल गया। अब ध्यान से देखो, इन सबको जब ऐड कर दोगे, इन सबको ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 6 6 12 12 3 15 कैरी 1 और 3 3 6 2 8 85 की वैल्यू ही तो सवाल में दिया गया है दोस्त। कितना चॉकलेट बांटना है, 1020 चॉकलेट उसको बांटने थे, 1020 चॉकलेट उसको बांटने थे। ये कितना गुना दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये कितना गुना दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आप बोलोगे सर कितना दिखाई दे रहा है, इसको क्या करोगे, 85 को इससे डिवाइड कर दोगे तो 1 की वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं 1 की वैल्यू। तो ध्यान से देखो ये कितना गुना दिखाई दे रहा है आप लोगों को। डिवाइड करने पर आप पाओगे तो 85 कम 85 एक बार में जाएगा, देन उसके बाद बच गया कितना, 15 2 17 17 170 कितने बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। 8 दूने 16, हाँ 2 बार में, 8 24 2 बार में। तो ये 12 गुना आपको दिखाई दे रहा है। कितना गुना दिखाई दे रहा है, 12 गुना दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। 85 का 12 गुना करो कितना मिलेगा, 1020 मिलेगा। आपको किसका निकालना है, पुरुषों के हिस्से में कितना चॉकलेट आएगा। तो पुरुष कितने रेशियो में बटा हुआ है, आप बोलोगे सर 36 के रेशियो में बटा हुआ है। तो 36 का भी तो 12 गुना हो जाएगा दोस्त, 36 का भी तो 12 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 6 के 72 आ जाएगा, 12 6 के 72 और 12 तिया 36 और 7 हो जाएगा 43। कितना आ जाएगा, 43, यानी कि 432 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे बनाते हैं सवालों को
डायरेक्ट तरीके से बनाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि एक्स वैल्यू वाई जेड ऐसा कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, यहां पर आपको टाइम भी बचा पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम सवाल आप करके आओगे सीजीपीएससी में जो 11 फरवरी को जो होने वाले, अगर ये सवाल आपने ढंग के समझ लिए, ये जितने सीरीज में चला रहा हूं उसको अगर समझ लिए, तो जाहिर सी बात है जो 11 तारीख को होने वाला है उसमें आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। सवाल नंबर देखते हैं 80 का। सवाल में बोला जा रहा है एक आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है जिसका लेंथ बढ़ाया जा रहा है 20%, लेकिन चौड़ाई को 10% का कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है। आपको बताना है आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी या वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। जब कभी भी परसेंटेज का ऐसा सवाल आएगा, आपको क्या कर लेना है, एक फटाक से काम कर लेना है। क्या करना है, फटाक से काम कर देना है। क्या काम करोगे, 20% को फ्रैक्शन के वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 20% का, आप बोलोगे 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। एक्चुअल में ना फ्रैक्शन वैल्यू कुछ होता नहीं है। देखो ध्यान से क्या होता है, अगर नहीं पता तो 20% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यानी कि जो परसेंट है उसको हटाओगे तो क्या करोगे, ये जो परसेंटेज है इसको जब आप हटा दोगे, इस परसेंटेज को जब हटा दोगे तो उसके बदले में क्या लग जाता है, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय क्या लगता है 100 लगता है। तो हम क्या करते हैं 20 25 100, बस यही लिखे हैं और कोई नया चीजें यहां पर नहीं लिखा गया है। समझो बात को, ठीक है। तो इसको करने का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से देखो। हम लिख लेते हैं इनिशियल पहले कितना था और फाइनल कितना हुआ, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, इनिशियल में कितना था और फाइनल कितना हुआ था, एरिया। ठीक है, ये हम बात करें एरिया की, एरिया की बात कर रहे हैं कि इनिशियल कितना था और फाइनल में कितना हुआ, ये हम निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, आपको अगर याद है कि रेक्टेंगल दिखता कैसे है, आप बोलोगे सर रेक्टेंगल ऐसे दिखता है, इसमें एक लेंथ होता है और एक विड्थ होता है। समझ में आया। इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, यही होता है, ये सबको पता होगा। अब ध्यान से देखो, फ्रैक्शन में कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। जो नीचे वाला वैल्यू है, ये कहने का मतलब यह है कि पहले अगर इसका इनिशियल लेंथ 5 था, चाहे आप 5 सेंटीमीटर लो, 5 किलोमीटर लो, 5 इंच लो, 5 फीट लो, जो मर्जी वाले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया इनिशियल में, बढ़ के कितना हो गया, यानी कि प्लस कर दो तो 5 से बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। ये कहने का मतलब है, और कोई अंतर नहीं है। तो इनिशियल में लेंथ था जो है 5 था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, 10% घटाना है, किसको, विड्थ को, यहां पर माइनस करेंगे। तो पहले अगर इसका विड्थ 10 था, पहले इसका विड्थ अगर 10 था, ठीक है, विड्थ अगर 10 था तो घट के कितना हो गया, 9 हो गया। और एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। तो पहले इसका एरिया कितना था, ये निकल जाएगा, बाद में इसका एरिया कितना हुआ, ये निकल जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये निकल गया 50 हो गया, पहले इसका एरिया कितना था, 50 था। अब घटा की बढ़ा, 9 6 54 बढ़ गया, देखो बढ़ गया। तो पहले इसका एरिया था 50, अब बढ़ के कितना हो गया, 54 तो ये तो बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कमी वाला आंसर तो नहीं होगा, ये कमी वाला आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। इतना भी बनाओगे और आपके पास समय नहीं रहेगा तो जय माता दी करके 2 ऑप्शन में टिक मार के निकल जाओगे, 50% चांस रहेगा आपके सही होने के। समझ में आया। अब देखो हम एग्जैक्ट बनाते हैं, 50 से कितना बढ़ा बताओ, 50 से कितना बढ़ाइए, 50 से कितना बढ़ा, समझ में आया। 50 से कितना बढ़ा, ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर 4 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। तो यही तो सवाल पूछा गया, ये जो 4 बढ़ा है, ये जो 4 है वो 50 का कितना परसेंट है, 50 का कितना परसेंट है, ऐसे तो निकालते हैं ना, परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं। ये जो 50 है, सॉरी ये 4 है, वो 50 का कितना परसेंट है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसको रेफरेंस लेना है उसको लिखेंगे नीचे में। तो आप बोलोगे सर 50 से कट गया 100, कितने बार में, 50 दूने 100 और 4 दूने 8, 8% इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 8% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे सवाल की तरफ। अगेन बोला जा रहा है कि एक आयताकार बॉक्स है। अब देखो वो क्या था, एक रेक्टेंगुलर पार्क था, अब बॉक्स है, बॉक्स जो है 3D में रहता है। तो आपको 3 चीजें दिखाई देगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपको इंग्लिश में भी लिखा गया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इंडिकेट भी कर रहा हूं, आपको इंग्लिश में भी बता रहा हूं और हिंदी में भी चल रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं रहेगा, लेंथ विड्थ और हाइट।
इसका जो रेशियो है वो दिया गया 5:4:3 के अनुपात में है और इसका आयतन जो है 12,960 घन सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है आयताकार बॉक्स का लेंथ कितना होगा, ये सवाल में पूछा गया है। हम मान लेते हैं कि इसका जो बॉक्स का लेंथ है वो 5x है, इसका जो विड्थ है वो 4x है। x क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना भाई, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, वो तो रेशियो है। तो हम मान लेते हैं ना कि ऐसा है। और आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू वेट इनटू हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का ही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सवाल में हमको वॉल्यूम की वैल्यू दिया गया है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यही तो लेंथ विड्थ और हाइट है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये किसके बराबर दिया गया है, ये बराबर दिया गया है आपको 12,960 की वैल्यू इसके बराबर दिया गया है। समझ में आया। अब ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 दिया 60, यह जाएगा 60x का क्यूब, आएगा कि नहीं आएगा, x का क्यूब। और इधर दिया गया है 12,960। यहां से मुझे अगर x की वैल्यू मिल गया तो मुझे मिल जाएगा लेंथ विड्थ या हाइट, जो भी पूछा गया है वो सब निकल जाएगा। ध्यान से देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 6 से जब इसको काटोगे, 6 से जब इसको काटोगे कितना बार में कटेगा, 6 दूने 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूने 12 हो गया, 6 एकम 6 हो गया और 6 6 का 36 हो गया। कितना बार में कटा, 216 बार में। अब एक्स क्यूब की वैल्यू देखो, एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो आ गया 216। 216 किसका क्यूब होता है, आप बोलोगे सर 6 का क्यूब होता है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमको चाहिए 5x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही 5x तो लेंथ है भाई। देखो लेंथ वेट और हाइट कितना दिया, 5 4 3 दिया गया, तो लेंथ कितना दिया गया 5, और हमने क्या माना है 5x। तो 5x की वैल्यू कितना हो गया, इसका भी 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 पंचे 30। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, आई होप कि ये जो बहुत बेसिक सवाल था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, समझ में आ गया होगा। अब देखो ये सवाल क्या पूछा गया है आप लोगों को, ये पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के सवाल हैं। बनेगा कैसे, बहुत ध्यान से देखो, इतना सरल तरीके से आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, जिसको आप हर जगह अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हो। ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, प्रतिवर्ष हर साल 15% पर 2 साल के लिए एक निश्चित समय राशि का, क्या दिया गया है, हर साल 15% के हिसाब से 2 साल का एक निश्चित राशि का जो सरल यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपको दिया गया है 90। आपको निकालना है राशि क्या होगी, राशि का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल कितना होगा, ये सवाल में पूछा गया है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, तो जब कभी भी आपको प्रिंसिपल का आता पता ना हो, ना ही ब्याज का आता पता हो, क्योंकि ये तो डिफरेंस दिया गया है और दिया गया है 2 साल और 15% दिया गया है, तो हमेशा एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, उस तरीकों को इस्तेमाल करिएगा जब कभी भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा। ध्यान से देखो, इस 15% का ही हमारा काम है, 15%। तो 15% को सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आप बोलोगे सर जब देखो तब फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट करवाते हो, लेकिन फ्रैक्शन आपको कितना सरल और कितना आसान बना देगा ये आपको आज पता चल रहा होगा। 15% के फ्रैक्शन वैल्यू, 5% के फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो 15% का कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना ही तो है, दिख रहा है 3 गुना ही तो है, तो क्या हो जाएगा 3/20, 3/20 ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, जब कभी भी 2 साल के लिए दिया जाएगा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए दिया जाएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर है उसका ही स्क्वायर कर दोगे। अगर 3 साल के लिए दिया जाता, 3 साल के लिए पूछा जाता तो उसका क्यूब कर देते, अगर 4 साल के लिए पूछा जाता तो उसका 4th पावर कर देते। समझ में आया। तो 20 का सेकंड पावर करोगे, 20 का पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 400। तो आप मान के चलोगे कि आपका जो प्रिंसिपल कितना है 400 रुपए है। प्रिंसिपल दिया नहीं था, हम क्या किए, हमको लिबर्टी मिल गया, आप अपने हिसाब से प्रिंसिपल रख सकते हो। तो हमने भी एक तरीका अपनाया कि चलो अपने हिसाब से प्रिंसिपल रखना है तो क्यों ना सरल वाला रखा जाए, तो हमने ना तरीका अपनाया 400 रखते हैं। पूछा गया 2 साल के लिए, ठीक है 2 साल के लिए पूछा गया है, तो 2 साल का क्या निकालेंगे, ऐसा 2 डंडी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 2 डंडी।
इधर 1 साल का निकलेगा, इधर दूसरे साल का निकलेगा। तो पहले साल में जो ब्याज मिलेगा, पहले साल में जो ब्याज मिलेगा वो तो प्रिंसिपल पर ही मिलेगा, यानी कि 400 का 3/20 बोलो या 400 का 15% बोलो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो कितना हो जाएगा 15 60, ये हो जाएगा 60 रुपए मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा। दूसरे साल में देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल पर ब्याज बनेगा, तो 400 का 15% बोलो या 400 का 3/20 बोलो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। समझ में आया कि नहीं आया? इस 400 का 15% निकालो तो भी 60 आएगा, और 400 मल्टीप्लाइड बाय 3/20 करो तब भी क्या आएगा, 60 आएगा। दोनों में से कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। इसके बाद 60 का भी ब्याज बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले साल में तो प्रिंसिपल पर ही ब्याज बनेगा, लेकिन दूसरे साल में क्या बनने वाला है, दूसरे साल में जाओगे तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही है, प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही, लेकिन ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 60 का भी 15% निकालो, 60 का भी अगर 15% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15 6 90 यानी कि 9, कितना आ जाएगा 9। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखो, इस सवाल के माध्यम से काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। ये आपको मैंने बताया कि क्या होते हैं, अलग अलग तरह से बताता हूं आपको। ये मैंने क्या बताया कि ये प्रिंसिपल होता है, समझ में आया? और बता रहा हूं, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका एसआई है। एसआई का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। जो सेम सेम चीजें दिखाई दे रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम ही होगा, वो बदलता नहीं है। और ये चीजों यहां से बाद देखो ध्यान से भाई, यहां के बाद जो नीचे जो भी रहेगा, नीचे जो भी रहेगा वो रहेगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। यानी कि इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, 9 है। इसी 9 की वैल्यू दिया गया है आपको 90, इसी 9 की वैल्यू दिया गया है 90। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है, और ऊपर वाला क्या बता रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। इसके जस्ट नीचे वाला जो भी रहेगा इसको छोड़कर ये क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा यहां से लेकर यहां तक, नीचे तक जो भी रहेगा वो कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सवाल के हिसाब से जो आपको पूछा जाए वो इजीली आप सवाल का आंसर दे पाओगे। ये बेस्ट मेथड आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों को। तो 9 की वैल्यू जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 90 दिया गया है। 9 की वैल्यू है 90। कितना गुना दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 10 गुना दिखाई दे रहा है। 10 गुना दिखाई दे रहा है तो प्रिंसिपल भी तो 10 गुना हो जाएगा भाई। ये अगर 10 गुना दिखाई दे रहा है तो प्रिंसिपल भी 10 गुना हो जाएगा। इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4000। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, इससे बेस्ट सॉल्यूशन और नहीं हो सकता। ठीक है, चलो सवाल बढ़ते हैं अगला। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है, जब किसी वस्तु को की कीमत को 35% कमी किया जाता है और उसकी बिक्री में 80% इंक्रीज कर दिया जाता है तो राजस्व प्राप्ति में X% की वृद्धि होगी। उसके राजस्व कितना मिलता है, मतलब कि रेवेन्यू कितना मिलता है, X% में की वृद्धि होती है, मिलता नहीं, X% की इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। आपको पूछा है इस X की वैल्यू क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। जब कभी ऐसा सवाल आएगा आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें XY दिया गया है, चलो A से बताता हूं। कोई भी A% के साथ इंक्रीज हो या B% के साथ डिक्रीज या इंक्रीज हो, ठीक है, प्लस होता है AB%, ठीक, AB%। इस परसेंटेज को जब हटा देंगे तो डिवाइड बाय 100 लग जाता है। डिवाइड बाय क्या लग जाता है, 100। कहाँ गया, अरे डिवाइड बाय 100। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, जब कभी भी आपको बोला जाएगा कि कुछ परसेंट के साथ कोई चीजें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, फिर बाद में बोलेगा फिर कुछ परसेंट के साथ कोई चीजें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 2% दिया रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इस सवाल में रख देंगे तो निकल जाएगा आपका इंक्रीज या डिक्रीज। ध्यान से देखो, सबसे पहले बोला गया कि 35% की कमी होती है, 35% की कमी होती है।
ए की जगह क्या लिख दिया, माइनस का 35%। माइनस क्या बता रहा है, अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, माइनस का 35%। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है दोस्त कि वो कमी लेके आ रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है 80% की इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो हम लिखेंगे प्लस, इंक्रीमेंट लिखा है मतलब प्लस 80%। ए और बी की वैल्यू मिल गया प्लस, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा माइनस का 35 मल्टीप्लाइड बाय 80 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। इस फॉर्मूले को एज अ फॉर्मूले यूज करो, चाहे कॉन्सेप्ट बोलो, फॉर्मूला बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, यही है जो आपको बहुत आसानी से सवाल का आंसर तक ले जाएगा। आप बोलोगे 80 में से 35 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 80 में से जैसे ही आप 35 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 45। कितना जाएगा, ये आएगा 45। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ये आएगा। ध्यान से देखो, ये कट गया, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 और 5 सत्ते 35 और 7 चौक 28। फिर से आप करोगे 28 इसमें माइनस कर दोगे तो 45 में से जब आप 28 माइनस करोगे आएगा कितना 17%। तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, इसको याद रखना। इस तरह के सवाल में आपको कोई तकलीफ अब के बाद नहीं होना चाहिए। अगले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रहा होगा क्योंकि बाजू में शादी हो रहा है ना, तो हो सकता है कुछ आवाज आ रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आवाज ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आएगा तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं अगला वाला सवाल, 84 नंबर का सवाल। सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपको, 2 पाइप है ए और बी। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, अपने टाइम में जब आया था तब। 2 पाइप है ए और बी, 40 मिनट और 48 मिनट में कोई टंकी को भर देते हैं, ठीक है। एक टंकी रखा हुआ है, एक टंकी रखा हुआ है, उसके ऊपर में 2 नल लगे हुए हैं। देखो ध्यान से, डायग्राम बनाता हूं, तो डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आएगा। ये हमारा टंकी है, एक नल ये लगा हुआ है। नल हमको बनाने तो आता नहीं है, दिख रहा है नल जैसा, ठीक है, आप जैसा भी दिखे यही है। ये दूसरा नल लगा दिए, इसका टोटी लगा दी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये पहला नल जो है 40 मिनट में भर देता है, दूसरा नल दिख रहा है वो 48 मिनट में भर लेते हैं। एक वेस्ट पाइप प्रति मिनट 5 गैलन खाली भी करता है। एक अलग से ना यहाँ पर पाइप लगा दिया गया है जो कि क्या करता है, प्रति मिनट में 5 गैलन खाली कर देता है, यानी कि हर एक मिनट में 5 गैलन वो खाली करते जा रहा है। ये बेचारे 2 नल जो है भरने का काम कर रहे हैं, ये खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो बोला गया अगर एक साथ तीनों पाइप को खोल दिया जाए, यानी कि ये तीनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी जो है 30 मिनट में भर जाता है। टंकी जो है 30 मिनट में भर जाता है। टंकी की क्षमता निकालना है, यानी कि उस टंकी पर कैपेसिटी कितना होगा, कितना गैलन उसमें पानी आ जाएगा, ये सवाल में पूछा गया। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, अगर मुझे किसी तरह से, ध्यान से देखो, अगर मुझे किसी तरह से इसका स्पीड निकल जाए, ये किस स्पीड से अगर खाली कर रहा है, ये अगर मुझे पता चल गया तो उसके अंदर की कैपेसिटी भी निकाल लूंगा, क्योंकि प्रति मिनट वो कितना खाली करता है, 5 गैलन खाली करता है। अगर उसकी स्पीड मुझे किसी तरह से पता चल जाए तो पूरा दिमाग, आपके जिंदगी का मकसद क्या बन जाना चाहिए, इसका स्पीड निकालना। किसका स्पीड निकालना, इस वेस्ट पाइप का स्पीड निकालना, ये किस स्पीड से खाली कर रहा है। अगर किसी तरह से ये पता चल जाए तो आपका सवाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो, स्पीड ए किस स्पीड से जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, 2018 में भी 2019 में भी ऐसा सवाल आया हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्पीड होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। स्पीड होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल रहता है, उल्टा रहता है, याद रखना। तो ए जो है 40 मिनट में खाली करता है, 40 मिनट में भर लेता है, तो कितने की स्पीड से जाएगा, 1/40 की इसकी स्पीड होगी, ठीक है। वैसे ही बी जो है 48 मिनट में टाइम को भर लेता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1/48। समझ में आया। सॉरी, चलो ये जो है ए जो है 40 मिनट में भर लेता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1/40। बी जो है
48 मिनट में यानी कि 48 मिनट में भर लेता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 1/48। मुझे पाइप सी का या फिर बोलो इस खाली करने वाले का नहीं पता स्पीड, मैं मान लेता हूं ये x टाइम में खाली कर देता है। क्या कर लेता है? x टाइम में खाली कर देता है। इसको मैं मान लेता हूं कि 1/x हो जाता है, 1/x रह जाता है। अब जब तीनों चीजें खोल दिया जाता है, ये भी खोल दिया और ये भी खोल दिया, तो जो टंकी है वो कितना टाइम में भर जाता है? कितना टाइम में भर जाता है? देखो ये जो है खाली करने का काम कर रहा है, तो खाली करने वाला काम क्या करोगे? आप बोलोगे खाली कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको माइनस रखेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। खाली करना मतलब क्या होता है? माइनस करना। और भरने का मतलब क्या है? उसमें प्लस करना। आपके पास जैसे पैसे रहते हैं, आप किसी को दे देते हो, अपना जेब खाली कर देते हो, तो आपके पास तो कमी हो जाती है, यानी कि कम हो जाता है किसी और को देने से। सेम वैसे ही समझो कि आपको जब कोई पैसे देते हैं तो आपके पैसे में एड ऑन होता है, जब जाता है तो माइनस हो जाता है। तो सेम यही काम यहाँ पर भी होता है, ये माइनस हो जाएगा। तो टंकी जो है 30 मिनट में क्या करता है? भर लेता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 की इसकी स्पीड हो जाएगी जब तीनों को मिला देंगे तब। ये कहानी आपको समझ में आया? अरे क्या हो गया? ये कहानी आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले? आई होप कि आ गया होगा। तब देखो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं x की वैल्यू? और x है क्या? x क्या है? x ये है इसकी टाइमिंग, इसकी टाइमिंग। ठीक है, x क्या है? इसकी टाइमिंग। देखो ध्यान से, अब x की चाहिए तो x को उस तरफ ले जाओ, 30 को इधर ले आओ। ध्यान से, तो एक बार और लिख लेता हूं, चलो आपके लिए मिटा दूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, इससे अच्छा है कि एक बार मैं ही लिख देता हूं। ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 1/30। क्या हो जाएगा? माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम कितना हो जाएगा? 40, 30 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। जैसे ये 40, 48 और 30 दिखाई देता है ना, आप इसका फैक्टराइजेशन करना चालू करो। क्या करना चालू करो? फैक्टराइजेशन चालू करो। 40 को क्या लिख सकते हैं? 40 को लिख सकते हो आप 8 पंचे 40। 8 पंचे 40 मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 5। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? 16 तिया 48, यानी कि 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, यही लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन इतना तोड़ो उसको, इतना तोड़ो कि उसके बाद और तोड़ा ना जा सके। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 30 को क्या लिख सकते हैं? 6 पंचे 30, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वो सबसे बड़ा वाला पावर लेना है और सभी नंबरों को लेना होता है। यानी कि क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 3 लेंगे और 5। अरे बाप रे, ये कहां से आया? ये कहां से आ गया? इतना बड़ा आज तक तो कभी आया नहीं था ये। चलो, अरे यार, ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूं मैं। चलो भाई, फिर से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हो जाएगा इसका जब। जिसके पास जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जिसके पास जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई कर दो। इसके पास क्या नहीं है? एक तो 2 नहीं है, एक तो 3 नहीं है, तो 2 तिया 6, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6 का। इसके पास क्या नहीं है? 5 नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 5 का। यहाँ इसके पास क्या नहीं है? एक तो पहले तो 8 नहीं है, 2 का पावर 4 चाहिए था, 2 का पावर 1 ही है, 8 नहीं है, बस 8 ही तो नहीं है, ये हो जाएगा 8। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, इसके पास 8 नहीं था, इसलिए क्या कि 8 दिए, तो ये हो जाएगा 6, 5, 11, और 11 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा? आएगा कि नहीं? 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसल, 16 पंचे 80, यानी कि 1/80, या किसका आ जाएगा? 1/x की वैल्यू आ गया। आया कि नहीं आया? 80। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ये कितने की स्पीड से खाली कर रहा था? प्रति मिनट 5 गैलन, प्रति मिनट 5 गैलन। अगर 1 मिनट में 5 गैलन खाली करता है, कितना? 1 मिनट में 5 गैलन खाली करता है, तो 80 मिनट में कितना गैलन खाली कर देगा वो? 5 मल्टीप्लाइड बाय 80,
तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 8 पंचे 40, 400 गैलन उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस टंकी में जितनी उसकी कैपेसिटी रहेगी उतना को ही तो खाली करेगा ना, वो खाली करेगा कि नहीं करेगा। आंसर कितना हो जाएगा, 400 गैलन उस टंकी के कैपेसिटी हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 85 नंबर का सीजीपीएससी 2020 का सवाल है। एक व्यक्ति जो है 15,400 रुपए में 4 मेज और 9 कुर्सियां लेता है। एक व्यक्ति के पास 15,400 रुपया था। उसने क्या किया, कुछ टेबल लिए और कुछ चेयर लिए। 5 उसने टेबल ले लिया और 9 उसने कुर्सी ले लिया। ठीक है, चेयर ले लिया और 5 टेबल ले लिया, खरीद लिया। इसके बाद बोलता है कि मेज को यानी कि टेबल को 10% और कुर्सी को यानी कि चेयर को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सभी मेज और कुर्सियों को मिलाकर उसका जो प्रॉफिट होता है कितना मिलता है, 2080 रुपए मिलता है। आपको बताना है 7 कुर्सियों का लागत मूल्य कितना होगा। ये सवाल में पूछा गया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का, अच्छा लेवल का सवाल है। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस सवाल में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूंगा कि आपका जो सवाल है वो प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो कीमत है वो कितना है बताओ? कीमत आपके पास है 15,400 रुपए है। ये क्या क्या है, टेबल प्लस चेयर ये लिया गया है। टेबल प्लस चेयर ये लिया गया है। इसमें ध्यान से देखोगे तो 2 चीजें हैं। क्या क्या है 2 चीजें? एक तो टेबल के बारे में बात कर रहा है, एक तो चेयर के बारे में बात कर रहा है। अगर सपोज कि मैं करूं कि 15,400 का ही 10% प्रॉफिट होता है, टोटल 10%। मैं मान लेता हूं अपने हिसाब से कि ये जो है, मान लेता हूं कि टोटल ये प्राइस किसका है। अगर टेबल का प्राइस टोटल इतना ही होगा, मान लेता हूं ना, क्योंकि मानने से आपका जो सवाल है वो बहुत ही आसान हो जाता है। मान लो कि 15,400 सिर्फ टेबल का प्राइस है, हालांकि ये दोनों का प्राइस है, लेकिन मान लो, मैं बोल रहा हूं मान लो। ठीक है, मानने से सवाल आसान कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। मान लो कि 15,400 सिर्फ और सिर्फ टेबल का प्राइस हो, तो उसका कितना परसेंट फायदा हो रहा है? आप बोलोगे सर 10% फायदा हो रहा है। तो 15,400 का 10% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1,540 रुपया होगा। सर होगा कि नहीं होगा? अब मैं दूसरा चीज मानने के लिए आपको बोल रहा हूं कि 15,400 चेयर की कीमत हो, 15,400 चेयर की अगर कीमत हो तो इसका निकले हमारा 10%, इसमें निकालना है आपको 20% का प्रॉफिट। तो आप ध्यान से देखो कि 15,400 का 20% कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा। ध्यान से सवाल को समझो, कितना हो जाएगा? ये होता है 1/5, यानी कि 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 तिया 15, 3 एकम 3 हो जाएगा। हाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से करेंगे ना, सॉरी 20% निकालना है, 20% निकालना है, मतलब 1/5। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ये 0 बार बचेगा, 5 अट्ठे 40। ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। जब कभी भी आपको मानने के लिए बोल रहा हूं तो एक बार थोड़ी देर के लिए मान लो, सवाल कितना आसान हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखो। हालांकि ये जो 15,400 है टेबल और चेयर दोनों की कीमत है, मैं आपको मानने के लिए बोल रहा हूं कि अगर पूरा का पूरा 15,400 टेबल होता तो उसका 10% फायदा होता तो कितना होना चाहिए था, 1,540 रुपए फायदा होना चाहिए था। अगर पूरी कीमत चेयर का रहता तो उसका 20% फायदा होता, तो 15,400 का 20% कितना हो जाता, 3,080 हो जाता। लेकिन आपको फायदा कितने का हुआ है, 2,080। इसको आप सेंटर पे रखिए। अब ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का ना होकर ये एलिगेशन का सवाल बना दिए, एलिगेशन का। तो एलिगेशन में क्रॉस में माइनस कर दो, क्रॉस में माइनस कर दो, आपको रेशियो मिल जाएगा। जैसे ही रेशियो मिलेगा, जो निकालना निकाल सकते हो। तो आपको 2080 में 1540 माइनस करना है, कितना आ जाएगा, 2080 में 1540 माइनस करोगे, ये कितना आ जाएगा, 540। यही आएगा 540। ठीक है, 540। अब यहां पर 3,080 में 2,080 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1,000। कितना आ जाएगा, 1,000 आएगा, 1,000 आएगा। अब इन्हीं दोनों की कीमत
इन्हीं दोनों को मिलाकर हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है 15,400, यानी कि दोनों 1,000 प्लस 540 कितना देगा 1540। इस 1540 की ही वैल्यू कितना दिया गया है सवाल में 15,400, कितना दिया है 15,400 दे दिया गया है। तो ये कितना गुना दिखाई दे रहा है आपको, कितना गुना, 10 गुना दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 10 गुना दिखाई दिया कि नहीं दिया भाई, दिया। चलो वेरी गुड। हमको जो पूछा गया है वो चेयर का पूछा गया है। किसका पूछा गया है, चेयर का पूछा गया है। हम चेयर इस तरफ से निकाल रहे हैं, ये पूरा चेयर का होगा, इसका भी तो 10 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका भी 10 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चेयर की टोटल कीमत आपके पास निकल के आती है 5,400, 5,400 ये है आपके चेयर की कीमत। लेकिन कितने चेयर की कीमत है, ध्यान से लगाओ, कितने चेयर की कीमत है, ये जो है 9 चेयर की कीमत है। ये कितना है, 9 चेयर की कीमत है। 9 चेयर की कीमत 5,400 ये आपने सवाल में निकाला। लेकिन सवाल में पूछा है 9 चेयर का नहीं, आपको बताना है 7 चेयर की कीमत निकालना है। एक चेयर की कीमत कितना हो जाएगा, 9 से इसको काट देंगे तो 9 6 का 54, 600 हो जाएगा। एक चेयर की कीमत अगर 600 है तो 7 चेयर की कीमत कितना हो जाएगा, इसका 7 गुना हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 7 6 के 4200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई बताओ, हो जाएगा। अगर 9 चेयर की कीमत 5,400 है तो एक चेयर निकालेंगे, यानी कि 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 6 का 54 होता है, यानी कि 600। एक चेयर की कीमत 600 आया तो 7 चेयर की कीमत हो जाएगा 7 गुना, यानी कि 7 6 का 4200। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखेंगे अगला 87 नंबर। ध्यान से देखिए सवाल कैसे बनेगा। दिया गया है यदि x प्लस वाई का क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू दिया गया है ये। आपको बताना है c माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो जब तक आपको c, a और b की वैल्यू पता नहीं चल जाता आप इसका आंसर नहीं बता सकते। तो करना क्या होगा कि इसको सॉल्व करना होगा, इसको इस ब्रैकेट को खोलना होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी ये सवाल बन पाएगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं एक बार और यहां पर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, यही होता है फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ये हो जाता है आपका क्या, a प्लस b और ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इस सवाल के लिए, जिसमें 8 तो यहां तक दिखाई नहीं दे रहा है। 8 को क्या करेंगे हम लोग अंदर ले लेंगे। 8 जब जैसे ही अंदर लेंगे तो ये अंदर क्यूब लगा हुआ है, तो ये किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो 2 बन के वो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 2y का होल क्यूब, ये बन जाएगा। अब जब 8 जो है अंदर चला जाएगा तब, तो ये को मान लो a, इसको मान लो b, तो क्या करोगे, a का क्यूब और b का क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूले को एक्सपांड करिए, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, a प्लस b। a की जगह क्या लिखा हुआ है, x प्लस y। b की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 2y। तो लिख देते हैं b की जगह 2x माइनस 2y। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर यानी कि x प्लस y का होल स्क्वायर। यहां पर भी एक और फॉर्मूला, x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, समझ में आया। अगला माइनस ए बी, यहां पर ध्यान से देखो माइनस ए बी है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है। ए की जगह क्या है, x प्लस वाई, और b की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 2y। 2 को मैं थोड़ा देर के लिए बाहर रखता हूं और क्या लिखता हूं, x माइनस वाई। समझ में आया, x माइनस वाई, क्योंकि a की जगह क्या है, x प्लस वाई और b की जगह 2x माइनस 2y। ध्यान से देखो ये एक और फॉर्मूला बना कि नहीं बना, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और बाहर में पैसे भी 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हो, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 2
y का स्क्वायर। कहानी समाप्त। इसको अब मिटा देते हैं। अगला है आपका b का स्क्वायर। तो b क्या है? 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, माइनस, क्योंकि बीच में क्या है माइनस 2ab। तो 2 क्या है? 2 इंटू 2x इंटू 2y। 2 जो है 3 बार आ रहा है यानी कि 8xy। समझ में आया ये ब्रैकेट? अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे x प्लस 2x कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 3x, और y माइनस 2y कितना हो जाएगा? दो में से एक घटाएंगे, एक बचेगा तो माइनस का y। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो ध्यान से, अलग अलग लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर को एक साथ देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर है। 4x में 2x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 3x का स्क्वायर। किया जाएगा 3x का स्क्वायर। अब देखो y को एक तरफ देखो, y स्क्वायर को एक साथ देखने की कोशिश करो। ये y है, ये y है, और ये भी y है। तो 4 2 6, 6 और 1 7, कितना हो जाएगा? प्लस का 7y का स्क्वायर। समझ में आया? अब xy को एक साथ देखने की कोशिश करो, xy को एक साथ देखने की कोशिश करो। ये है 2xy और है ये 8xy। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो माइनस का 6xy। समझ में आया क्या यहां तक? आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कंपेरिजन करो इससे इसको कंपेयर करो, आपको मिल जाएगा ABC की वैल्यू। बताएंगे ABC की वैल्यू क्या आएगा। देखो ध्यान से, 3x प्लस ay है, यहाँ पर क्या है? 3x माइनस y है। a की जगह क्या लिखा हुआ है? a की जगह -1 लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू आपको मिल गया -1। क्या मिल गया? -1। ये हो जाएगा -1। b की वैल्यू क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से, b की वैल्यू क्या लिखा हुआ है? b की वैल्यू क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखो। तो b की जो वैल्यू है वो क्या देखना है? xy का कोफिशिएंट देखना है। तो xy का कोफिशिएंट क्या है? -6। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? -6। ये है -6। c की वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है? c की वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है? c यानी कि क्या देखना है? y के स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 7। दिया जाएगा 7। अब आपको a b c तीनों की वैल्यू मिल चुका है, आप पर पुट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालना। c की वैल्यू 7 है, माइनस a की वैल्यू कितना है? -1। तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, और b की वैल्यू है -6। तो 7 और 1 8 हो जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला में रखना था, फॉर्मूला को एक्सपांड करना था और एबीसी की वैल्यू निकालना था। एबीसी की वैल्यू यहां पुट किए तो आपका आंसर आ गया 2। आई होप कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक बेलनाकार स्तंभ है, ठीक है, यानी कि सिलेंड्रिकल आपका एरिया है, उसका वक्र पृष्ठतल दिया गया, कर्व सरफेस एरिया दिया गया है 264 और इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन दिया गया है 924। आपको निकालना है उसके व्यास और उसके हाइट का रेशियो क्या होगा, ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो जब तक आपको व्यास या रेडियस नहीं मिल जाएगा या हाइट नहीं मिल जाएगा तब तक इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो यहां पर भी एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए। यह है मेंसुरेशन का सवाल है। सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस का एरिया होता है 2πr/h। ये होता है कर्व सरफेस एरिया। आप बताओ आयतन का फॉर्मूला क्या रहता है? तो मैं बोलूंगा πr² h। ये होता है कर्व सरफेस एरिया और ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको सवाल में दे दिया है कितना? 264। कितना दिया गया? 264। और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है सवाल में 924। कितना दिया गया है? 924, ठीक है। हमको चाहिए इसको सॉल्व करके आर रेडियस मिल जाए तो व्यास मिल जाएगा, या हाइट मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। आपको हाइट लेके निकालना है यानी कि एच की वैल्यू निकालना है, व्यास यानी कि डी की वैल्यू निकालना है। अगर ये आर भी मिल जाएगा तो 2r करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करना है और फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और आर और एच की वैल्यू मिल जाएगा तो आपका कहानी समाप्त हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? मैं बोलूंगा इसको डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से आपको फायदा क्या होगा? डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि यहां पर h वाला कट जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगा। h वाला कट जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगा। कैसे? पाई से पाई कैंसिल हुआ
एच से एच कैंसिल हुआ, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2r। क्या बचेगा? 2r बचा। अब देखो ध्यान से, ये किससे कट रहा है? ध्यान से देखो, ये किससे कट रहा है? जिससे भी कट रहा होगा उसको काट देंगे। सबसे पहले तो 4 से तो जा ही रहा है, ठीक है, 4 से तो चला जाएगा। और कोई नंबर है? 9 4 13 हो जाएगा, नहीं जा रहा है। 11 से तो नहीं जा रहा है। चलो जिससे कट रहा है देखते हैं। 4 से कट रहा है, 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 6 24, ठीक है, 4 6 24, फिर 4 6 24, ये कट जाएगा। 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, ठीक है। और किसी से कट रहा है क्या? और किसी से कट रहा है क्या? ये देखो ध्यान से, ये कट जाएगा। 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 3 3 6 हो जा रहा है, और ये 6 6 हो जा रहा है, तो 3 से भी कट रहा है। 11 से कट रहा है क्या? 11 से 66, 11 दूने 22, हाँ 11 से कट रहा है। देखो ध्यान से, 11 से तो कट रहा है। ये देखो 11 6 के 66, ये देखो 11 दूने 22 और 11 एकम 11, ठीक है। अब और भी कट रहा है, तो देखो 2 से भी अगर कट जाए तो काट देते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 7 21, यानी कि आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू कितना आ जाएगा? आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 7। कितना मिल गया? आर की वैल्यू 7 यहाँ पर मिल जाता है। आर की वैल्यू क्या मिल गया? 7 मिल गया आपको आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू जैसे ही आपको मिला, आर की वैल्यू जैसे ही आपको मिला, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके एच की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी भी इक्वेशन में, जैसे अगर यहां पर पुट कर देते हैं आर की वैल्यू, ठीक है, पहला वाला इक्वेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन था, तो 2 मिल गया मल्टीप्लाइड बाय 22/7। पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितना मिला? 7। यहां से एच की वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू कितना है? 264, ये दिया गया है। यहां से आपको मिल जाएगा एच की वैल्यू, 7 से 7 कट गया, और 22 से ये कट जाएगा, 22 से ये कट जाएगा, तो 22 से कटेंगे कितना? 22 से कम 22 हो जाएगा, और 22 दूने 44 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 2 6 के 12 कट जाएगा, ठीक है, 6 बार में। तो एच की वैल्यू यहां से मिल गया आपको कितना? 6। तो आपको एच की वैल्यू भी मिल गया और आर की वैल्यू भी मिल गया। आर जैसे ही रखोगे तो डी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आर की वैल्यू 7 है, तो डी की वैल्यू, व्यास की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 7 दूने 14, ये 14 मिल गया, और एच की वैल्यू कितना है? 6 मिल गया। मिल गया। दोनों का रेशियो आपको निकालना है, तो कट जाएगा 2 7 14 और 2 तिया 6, कितना आएगा? 7:3, यानी कि बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। 7:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही था। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 89 नंबर का। त्रिभुज एबीसी में कोण ए, ठीक है, एंगल ए की वैल्यू दिया गया है। त्रिभुज बना लेते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज देखो ध्यान से, ये है आपका त्रिभुज, ठीक है। इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में बोला जा रहा है कि एंगल ए, हम मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू आपको दिया गया 48 डिग्री। आपको ये पता है कि तीनों डिग्री, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों डिग्री का जो सम होता है वो कितना रहता है? 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 माइनस 48 करेंगे, 180 माइनस 48 करेंगे तो इन दोनों का सम निकल जाएगा, निकल जाएगा, इन दोनों का सम निकल जाएगा। तो 180 में से 48 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा? ये जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 132। कितना दे रहा है? 132, ठीक है, 132 इसका क्या आ जाएगा? इन दोनों का सम आ जाएगा। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 132। अब आगे सवाल में क्या बोला गया देखो, एंगल बी और एंगल सी को द्विभाजक करने वाले आई पर मिलते हैं। एंगल बी को जो सम विभाजक करते हैं, यानी कि एंगल बी को दो भाग में डिवाइड करने वाले, ठीक है। एंगल बी को देखो ध्यान से, एंगल बी को सम विभाजक करने वाला, यानी कि यहां से, ध्यान से देखो, यहां से एंगल बी को सम विभाजक करने वाला ऐसे सम विभाजक करेगा, और एंगल सी को सम विभाजक करने वाला यहां से ऐसे सम विभाजक करेगा। मान लो अभी तिरछा हो रहा है, लेकिन मान लो कि ये क्या है? आई पॉइंट है। क्या है? आई पॉइंट है, ठीक है। आपको जो पूछा गया है वो बी आई सी, यानी कि आपको जो पूछा गया है वो है आपको ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, बहुत ही सरल सवाल है। आपको ये पता है कि इन दोनों का सम, इसका और इसका सम आपको पता है कितना है? 132। इसका आधा ही तो ये अंदर वाला हो जाएगा, आधा ही तो ये अंदर वाला हो जाएगा कि नहीं? इसका आधा ही तो ये अंदर वाला हो जाएगा कि नहीं?
अगर ये अंदर वाले दोनों का सम मिल गया तो इसको तो आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अगेन ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है और तीनों ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका आधा कर देंगे, इसका जैसे ही आधा करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 2 6 के 12, 2 6 के 12 66 डिग्री। ये अंदर इन दोनों का सम कितना हो गया 66 डिग्री। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो देखो ये जो है ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ध्यान से देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना है 66, टोटल कितना होता है 180 डिग्री। आप 180 डिग्री में 66 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो 180 में 66 अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 114, कितना हो जाएगा 114 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर डिग्री रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि तीनों डिग्री, ठीक है, तीनों डिग्री का एंगल, जो एंगल वे है, जो एंगल बी है और जो एंगल सी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस इसी चीज को ध्यान में रखकर इस सवाल को समाप्त कर दिए हैं। समझ में आया? आई होप कि ये जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ध्यान से देखो क्या पूछा गया है। पढ़ो सवाल को और बनाने की कोशिश करो। कैसे बनेगा ये सवाल? ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। हाँ, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ध्यान से देखना, इजी है सवाल। हरि और मोहन जो है एक काम को 20 दिन और 25 दिन में समाप्त कर देते हैं या कर सकते हैं। एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं। काम करने के बाद बीमार होने के कारण काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ा? किसी ने छोड़ दिया होगा। श्याम ने बाकी काम जो है 3 दिन में किया। यानी कि हरि और मोहन दोनों काम कर रहे थे, कैपेसिटी थे 20 और 25 दिन, 10 दिन तक काम किया, दोनों का तबियत खराब हो गया, दोनों छोड़कर चले गए। इसके बाद आता है श्याम। श्याम जो बाकी जो काम बचता है उसको 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। श्याम अगर अकेला काम करता तो पूछा गया है काम जो है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखो सवाल को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको पहले से बता चुका हूं कि स्पीड जो है टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये आपको कई बार मैंने इस सेशन के अंदर बता चुका हूं। तो हरि का पास 20 दिन में करता है, मोहन जो 25 दिन में, तो इसकी जो कैपेसिटी है यानी कि स्पीड है वो निकल जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 1/25। दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने की स्पीड से काम करेंगे ये निकल जाएगा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने की स्पीड से काम करेगा ये आपको मिल जाएगा। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100, एलसीएम आ जाएगा 100। यहां पर होता है 20 पंचे 100 और 25 चौक 100 यानी कि 9 आ जाएगा, 9/100। अब देखो ध्यान से, ये आपका स्पीड था, ये आपका क्या है, इस स्पीड से काम कर रहे हैं इस स्पीड से काम। कितने दिन तक करते हैं? 10 दिन तक करते हैं। तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये क्या देगा आपको? वर्क डन। क्या देता है? वर्क डन। याद रखना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क डन। वर्क डन, ठीक है। अब कितना काम कर चुके हैं? ये 9/10 हिस्सा कर चुके हैं, ठीक है, 9/10 हिस्सा इन लोग कर चुके हैं। दोनों ने मिलकर, हरि और मोहन ने पूरे वर्क का 9/10 कर चुके हैं। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो 10 में से 9 काम हो चुका है, बचा एक ही काम है। तो बचा एक ही काम है, उसको कौन करने वाला है? श्याम करने वाला है। तो 10 में से 9 काम हो चुका है, तो बचा कितना है? इस 10 में से एक काम बचा हुआ है, ये वर्क जो है बचा हुआ है। आपको क्या करना है? श्याम जो है 3 दिन में समाप्त कर देता है। वर्क डन दिया गया है, टाइम दिया गया है, वर्क डन दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो आपको क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा कि नहीं? क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपको निकल जाएगा स्पीड। स्पीड कितना है? 1/30 के स्पीड से जाता है। और आपको अगर टाइम पूछा गया है कि टोटल जो है खत्म करने में कितना टाइम लगाएगा, अकेला अगर ए करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 30 दिन लगाएगा। क्योंकि अगेन जो है अगर स्पीड निकाले तो वही क्या होगा? टाइम जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 30 दिन में जो है काम जो है समाप्त हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड, टाइम और वर्क डन का ये फॉर्मूला था, ये आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा सवाल था। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े सवाल में, नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल रहा आपके सामने ये 91 और 92 इसी तरह से बनेंगे। थ्योरेटिकल सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक्चुअली मैथ्स ही है। देखो ध्यान से,
अर्नव का वर्तमान एज कितना होगा ये आपको निकालना है। अर्नव जो है एक इंसान है जिसकी प्रेजेंट एज क्या होगा ये आपको सवाल से निकालना है। और सवाल में किस तरह से पूछा गया है कि आपका जो आंसर है किस किस चीज का इस्तेमाल करके निकल जाएगा। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया, 1, 2 और 3। क्या आपको 1 से ही निकल जा रहा है, क्या 2 से ही निकल जा रहा है, क्या 3 से ही निकल जा रहा है, क्या 2 को मिलाने से निकल रहा है, क्या 3 को मिलाने से निकल रहा है, क्या ये आपको देखना है। तो देखो ध्यान से, 5 वर्ष पहले अर्नव का जो उम्र था उसके बेटे के उस समय की उम्र का दोगुना था। ठीक है, तो 5 साल पहले अगर मान लेते हैं, अगर 5 साल पहले, एक तो अर्नव है, ये उसका अर्नव हो गया, ये कौन हो गया उसका सन, एस ले लेता हूं, सन हो गया। ठीक है, 5 साल पहले की बात है कि अर्नव का जो उम्र था उसके बेटे के उस समय की एज का दोगुना था। तो अगर ये x है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये इसका बेटे का एज अगर x है तो उसका दोगुना कौन हो जाएगा, उसका अर्नव का एज। यहां से तो आपको सवाल का आंसर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अर्नव और उसके बेटे की वर्तमान उम्र 11:6 है, 11:6 है। हाँ, लेकिन अकेला इससे भी नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आंसर मिल जाएगा। देखो ये 5 साल पहले का है, 5 साल बाद में आएंगे यानी कि प्रेजेंट में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 5 साल बाद। प्रेजेंट एज क्या है, ये 5 साल पहले का एज है, प्रेजेंट में आएंगे क्या करना पड़ेगा, +5 बड़ा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा +5 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया, इन दोनों का जो रेशियो है वो दे दिया है 11:6 दे दिया गया, 11:6 ये दे दिया गया है। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगा आप अर्नव का एज निकाल सकते हो। सही है कि नहीं? x की वैल्यू मिल जाएगा तो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे और जो है प्रेजेंट एज निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो 1 और 2 का इस्तेमाल करके ये निकल जाएगा, 1 और 2 का इस्तेमाल करके ये निकल जाएगा। वैसे ही देखो, अब से 5 वर्ष बाद अर्नव और उसके बेटे की उम्र का अनुपात दिया गया है। ये मतलब प्रेजेंट से लेकर 5 साल बाद, प्रेजेंट से लेकर 5 साल बाद का रेशियो दिया गया कितना, 12:7। तो आप जो है इन दोनों का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हो। भाई इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इन दोनों का अगर इस्तेमाल करेंगे तब भी निकल जाएगा, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तब भी निकल जाएगा। पहले तो मैंने इन दोनों को बता दिया, अब इन दोनों को बता देता हूं आपको। प्रेजेंट एज का दिया कितना है, तो आप मान लो कि ये क्या है 11x है और ये 6x है। ये प्रेजेंट एज का आपको रेशियो दिया गया है। तो क्या निकालिए, अर्नव और उसके बेटे का जो वर्तमान एज हमने मान लिया 11x और 6x। अब बोला 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा, निकल जाएगा 5 साल बड़ा। 5 साल बड़ा होने के बाद इन दोनों का जो रेशियो है कितना दे दिया गया आपको, इन दोनों का जो रेशियो है वो 12:7 दे दिया, 12:7। अब आपको नहीं लगता कि यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके भी x की वैल्यू निकाला जाता है, और जैसे ही x की वैल्यू निकलेगा 11 में x की वैल्यू रख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको इन दोनों का इस्तेमाल करके भी निकल जाएगा, इन दोनों का इस्तेमाल करके भी निकल जाएगा, यानी कि तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर लो, कोई भी 2, तीनों में से कोई 2, तीनों स्टेटमेंट में से कोई 2 स्टेटमेंट को आप पकड़ के रख लो, ये अर्नव का वर्तमान एज निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है 92 नंबर का सवाल, धारा की गति निकालना है। ये है स्टीम एंड बोर्ड का सवाल है। ध्यान से देखो, ये भी सेम सवाल है, सेम ही सवाल है। ये भी आपको भी इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, बस ये ध्यान देना है कि किन किन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके सवाल जो है बन जाएगा। देखो ध्यान से, स्थिर पानी में नाव की चाल दिया गया है, नाव की गति दिया गया है 8, यानी कि हम बोलते हैं स्थिर को u से डिनोट करते हैं। u का वैल्यू कितना दिया गया 8, हमको v की वैल्यू निकालना है। तो पहले से तो नहीं निकलेगा। दूसरा देखते हैं, नाव बहाव की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। नाव जो है पानी की दिशा में, नाव बहाव की दिशा में बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम में बोल रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में होता है u प्लस v। इसकी वैल्यू आपको दे दिया गया है 11। और ध्यान से देखो, यहां से अकेला तो नहीं निकलेगा, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल अगर कर लेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू जब 8 रख दो तो v की वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, 3 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही, 3 आंसर आ जाएगा। 3 दोनों के इस्तेमाल से तो आ गया 1 और 2 से। अब देखते हैं थर्ड वाला भी, स्थिर जल में और बहाव की दिशा में नाव की रफ्तार दिया गया 3 किलोमीटर। तो अकेला 3 तो वैसे भी दे दिया गया। स्थिर जल में नाव की चल क्या है u, अब बहाव की दिशा में क्या होता है u प्लस v होता है।
इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस में ये और ये कट जाएगा, बचेगा v, और इसी की वैल्यू सीधा सीधा पता चल गया ये 3 किलोमीटर पर आवर है। इन दोनों को मिलाकर एक आंसर दे रहा है। अब ये अकेला जो है अपने आप में पर्याप्त है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है 93 और 94 दोनों के लिए सवाल दिया गया है। पाई चार्ट का ये सवाल दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे पहले, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। छात्रों की कुल संख्या दे दिया गया कितना? 2100। और देखो एक एमबीए कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र ए बी सी डी ई में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का ब्रेकअप डिग्री वार दिया गया है। कितना कितना डिग्री ये लोग लेके आए हैं, ये सब दिया गया है। सवाल देखो कैसा पूछा जाएगा। एक सवाल मैंने रखा है यहीं पर, इस सवाल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस सवाल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सवाल रहा आपके सामने। चलो सवाल पूछा जा रहा है, कैसे निकलेगा ध्यान से बताओ। ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या, ई में कितना है? 97। ई में कितना है? 97.2 ये है ई में। सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की जो से कितना प्रतिशत है? ये है ई का, और कंपेयर किससे कर रहा है? अरे यार चलता क्यों नहीं, ये ई है, ये सी है, तो सी का कितना दिया गया? 72। सी का दिया गया 72। पूछा ये जा रहा है कि ई से सी, ई जो है सी में विशेषज्ञता प्राप्त करने से कितना प्रतिशत अधिक है। ई जो है सी से कितना अधिक है आपको पूछा जा रहा है, तो कितना अधिक है ध्यान से बताओ, कितना डिग्री अधिक है। सबसे पहले तो डिग्री में ही चेंज करो ना, कितना डिग्री आपको अधिक दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर कि यहां से 72 8 हो जाएगा, 8 ये 18 और 7 8 7 15 यानी कि 25.2। ये कितना आ रहा है? 25.2 ज्यादा है, दिख रहा है? 5.2 ज्यादा दिखाई दे रहा है। 25.2 ये ज्यादा है, सही है। 25.2 ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, कितना डिग्री ज्यादा है वो नहीं पूछा है। कितना से ज्यादा है, यानी कि 72 से कितना ज्यादा है ये आपको पूछा जा रहा है। तो 25.2 जो है 72 का कितना परसेंट है, 72 का कितना परसेंट है, यही सवाल में पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो ई का निकाले, फिर सी का निकाले, तो कितना ज्यादा है। तो आप 97.2 से इसको माइनस किए तो कितना आ गया आपका, कितना आ गया देखो ध्यान से, ये आ गया 25.2। तो ये 25.2 जो है 72 का कितना परसेंट है, यही सवाल में पूछा जा रहा है, यही सवाल में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा, ये कैसे बन जाएगा। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा है, आप सीधा सीधा डिवाइड ही कर लो। एक डेसिमल तो ये देके खा जाएगा, ठीक है, बचेगा ये इतना। अब कितना बार में कटेगा देखो, 72 में सीधा सीधा उड़ा रहा हूँ इसको, कोई इधर उधर करने की बात नहीं है। 7 से 21 होता है, 7 चौक 28 होता है, तो जाएगा ये 3 बार में ही जाएगा। कितना जाएगा? 3 बार में जाएगा पहले तो, ठीक है। तो 3 बार में कितना बार में चला जाएगा? ये हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 3 दूने 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 आ जाएगा 216। अब 252 में से 216 माइनस कर दो। 252 में से 216 आप जब माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा कितना? ये बच जाएगा आपका कितना बच जाएगा? 52 में से 16 माइनस कर देंगे तो 12 में 6 6 कैरी 1 हो जाएगा 36। कितना जाएगा? 36 यानी कि 360। अब कितना बार में जाएगा ये? अब कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, क्योंकि 5 इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35, 35 और 36 360 आ जाएगा, यानी कि 35 बार में कट जाएगा टोटल जो है, यानी कि 35% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 35% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं सवाल को। नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं। सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं और नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं। इधर लेके आ जाएंगे, चलो अगला सवाल लेके आएंगे 94 नंबर का। 94 नंबर का कहाँ गया भाई? 94 कहाँ चला गया? 94 नंबर का सवाल यार, 94 ये रहा, कहाँ गई? देखो ध्यान से, मैं इधर लेके आ गया, ठीक है, देखो ध्यान से, इतना बड़ा नहीं करते हैं। दिख रहा है आप लोग को सवाल? आई थिंक दिख रहा होगा। देखो ध्यान से, ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या, ए और बी में देखो ध्यान से,
ए और बी में, अरे ये कहाँ जा रहा है, तुम यहीं रुको भाई। हाँ देखो ध्यान से, ए और बी में दोनों को मिलाकर कितना आ गया, देखो 6 और 2 8, ठीक है, और ये जाएगा 5 और 1 6, और ये जाएगा 7 6 13 136, ठीक है। ये ए और बी में दोनों को प्राप्त करने वाले जो है छात्रों की संख्या। सी और डी क्या है, ये है। तो 72 और 54 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 72 और 54 को, ये हो जाएगा 6 और 7 5 12 126, समझ में, ये हो गया 126। क्या बोल रहा है, ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी और डी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या से एक्स ज्यादा है। कितना ज्यादा है, एक्स ज्यादा है, एक्स ज्यादा है। तो किसके किसके बीच में आएगा, सवाल में यही पूछा गया है। तो सबसे पहले तो कितना ज्यादा है, ये देखो कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये आप बोलोगे सर 10.8 ज्यादा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है 10.8 ज्यादा दिख रहा है। अब 10.8 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, यही सवाल में पूछा गया है। तो ध्यान से देखो, ये जो टोटल डिग्री होता है, ये टोटल डिग्री जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसी 360 डिग्री की वैल्यू तो सवाल में दे दिया, कितना दिया गया 2100 दिया है कि नहीं दिया गया। टोटल कुल छात्रों की संख्या कितना दिया गया है, 2100 दिया गया है, यानी कि 360 की वैल्यू हुई तो 2100 दे दिया गया है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे कितना गुना है, फिर 10.8 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है जी। और कितने बार में जाएगा ये, और कितने बार में चला जाएगा ये, या फिर चलो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो 6 6 का 36, सॉरी और 600 तो नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 3 से कर लो, 3 एकम 3 3 गुने 6 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 70। 12 की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, 12 की वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया। देखो ध्यान से, ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। 12 की वैल्यू आ गया 70, कितना आ गया 12 की वैल्यू, 12 डिग्री की वैल्यू आ गया 70। ये कितना 10.8 है, 10.8 है, यानी कि 70 से कम ही आएगा, 70 से कम ही आएगा। और 60 तो आएगा नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, ऑप्शन सी। मैं आपको एग्जैक्ट भी निकाल लेता हूं। देखो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 12, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 70 डिवाइड बाय, भाई 12 की वैल्यू 70 है, तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 12। हमको कितना निकालना है 10.8 की वैल्यू निकालना है, 10.8 की वैल्यू से निकालना है। एक डेसिमल ये खा जाएगा, और 12 निया आ जाएगा 108, और 9 सत्ते 63। एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखोगे तो 63 आएगा, और 63 किसके किसके बीच में आता है 60 से 65 के बीच में वेरी करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर था। अंदाजे से भी आप बना सकते थे कि यही आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं अगला। अगला सवाल है आपका बार डायग्राम से, ध्यान से देखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल आपको दिखाई दे रहा है, दो चीजें दिया गया है, देखो ए बी सी डी और ई विद्यालयों में यानी कि स्कूलों में लड़के और लड़कियों का कुल संख्या, ये लड़का और लड़कियां टोटल दिया गया। यहां पर क्या दिया गया है, लड़के और लड़कियों का डिफरेंस दिया गया है, यानी कि ये लड़के लड़कियों का टोटल है और लड़के और लड़कियों का डिफरेंस है। ये बॉयज एंड गर्ल्स का ये डिफरेंस बता रहा है, और बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने लोग हैं ये बता रहे हैं। अब सवाल देखते हैं किस तरह से सवाल में पूछा जाएगा। सवाल लेके आते हैं आपके सामने। सवाल रहा, कहां गया भाई ये, देखो सवाल क्या पूछा गया है। सवाल में आपको पूछा जा रहा है कि उस विद्यालय में, यानी कि सी वाले नंबर में विद्यालय नंबर बोल रहा है सी वाले विद्यालय में लड़कों की संख्या उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, यह सवाल में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो सी में लड़कों की संख्या कितना है यह भी आपको नहीं पता, तो सबसे पहले तो सी विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं ये आप निकाल सकते हो। टोटल तो यही हो जाएगा 2000, होगा कि नहीं होगा, कि भाई ये लड़का और लड़कियां यानी बॉयज एंड गर्ल्स टोटल दिया गया, तो यही तो टोटल हो जाएगा, टोटल ये दिया गया, ठीक है। अब आपको दिया गया है क्या, टोटल मतलब क्या, बॉयज प्लस गर्ल्स, ये आपको दे दिया गया 2000 दिया गया है। अब बॉयज माइनस गर्ल्स ये कितना दे दिया गया सी में, ये क्या है बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस, तो कितना दिया गया सी वाले में 500 दिया गया है, ये दिया गया है 500 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, बॉयज का पूछा गया है, तो बॉयज का अगर निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि जोड़ के आधा कर दो। तो क्या करेंगे 2000 और ये हो जाएगा 500, तो हो जाएगा 2500। भाई दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये जाएगा 2b, और 2b मतलब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 2500 का आधा, होगा कि नहीं होगा।
2500 का आधा। 2500 का आधा जैसे ही निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12.5। यही जो 12.5 है वो टोटल क्या, यानी कि 2000 का कितना परसेंट, यही तो सवाल में पूछा जा रहा है। 2000 का कितना परसेंट है, यही तो सवाल में पूछा जा रहा है। तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 125 का आधा निकालेंगे। 125 का आधा यानी कि 2 6 के 12 हो जाएगा। 2 दूने 4 और 2 पंचे 10। 62.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या दिया गया है, बॉयज प्लस गर्ल्स यानी कि टोटल। ये क्या दिया गया है, बॉयज माइनस गर्ल्स, दोनों का डिफरेंस 500 दिया गया है। इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो गर्ल्स गर्ल्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बॉयज। तो बॉयज का कितना निकला 2500 डिवाइड बाय 2 यानी कि बॉयज कितने हैं 1250 है। यही 1250 जो है टोटल यानी कि 2000 का कितना परसेंट है, यही सवाल में पूछा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल रहा ये। अगला सवाल इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं, ठीक है। सवाल ये लेके आ जाते हैं। अरे बड़ा हो जा भाई, बड़ा क्यों नहीं होगा। दो मिनट होल्ड करेंगे। देखो ध्यान से सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। मार्कर जो है चार्जिंग खत्म हो गया था इसलिए गड़बड़ हो रहा था। देखो अब कंटिन्यू करते हैं। 95 और 96 दिया गया है। 95 नंबर का सवाल कर चुके हैं। 96 नंबर का सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। विद्यालय बी में लड़कों की संख्या सबसे पहले निकालते हैं, विद्यालय डी में लड़कियों की संख्या का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बी में लड़कों की संख्या कितना ये निकाल लेते हैं। तो बी में बॉयज प्लस गर्ल्स कितना दिया गया वो देखो, बॉयज प्लस गर्ल्स कितना दिया गया वो देखो, बॉयज प्लस गर्ल्स कितना दिया गया है। तो बी में बॉयज प्लस गर्ल्स दिया गया 2600, कितना दिया गया, ये दिया गया 2600, ठीक है जी। और इसी में बॉयज माइनस गर्ल्स कितना दिया गया है, बॉयज माइनस गर्ल्स कितना दिया गया बी में। तो आप बोलोगे सर 520 दिया गया है, 520 दिया गया, 520। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे जिससे कि गर्ल्स गर्ल्स कर जाएगा तो बॉयज निकल जाएगा, यहाँ 2 भी हो जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड में जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 26 प्लस 5 कितना हो जाएगा 31, यानी कि 3120 हो जाएगा। और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बॉयज निकल जाएगा कि बॉयज कितने हैं। 3120 का आधा यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। और 2 6 के 12 हो जाएगा, यानी कि 1560 कौन है, बॉयज है। किसमें, स्कूल बी में है। अब स्कूल, ये बी की बात किया जा रहा है, ये स्कूल बी की बात है। अब स्कूल डी में लड़कियों की संख्या निकालना है क्योंकि दोनों का रेशियो ही तो पूछा गया है। बी में लड़कों की संख्या और डी में लड़कियों की संख्या, दोनों का रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा ना कितने कितने हैं, तभी तो निकाल पाएंगे। देखो अब डी में निकालते हैं। डी में देखो बॉयज प्लस गर्ल्स कितना दिया गया है। डी में देखो, डी में दिया गया है बॉयज प्लस गर्ल्स 3200 दिया गया है, ये दिया गया है 3200 दिया गया है। और बॉयज माइनस गर्ल्स दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, देखो दोनों का डिफरेंस दिया गया है डी में 860, ये दिया गया है 860 दिया गया है 860। इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस क्यों निकालेंगे, क्योंकि गर्ल्स चाहिए मुझे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, गर्ल्स निकल जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2, तो डिफरेंस ले लेते हैं। ये जाएगा 0, 10 में 6 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। और 12 में 9 3 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। और ये 2340 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 1170 आ जाएगा। गर्ल्स आएगा कि नहीं आएगा, 1170 आ जाएगा। 12 में से 9 गएगा 3, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना हुआ, समझ में आया क्या इतना बातें आप लोगों को। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, इन्हीं दोनों का, सॉरी डिफरेंस नहीं, रेशियो, इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है। तो डिवाइड बाय कर देते हैं, कितना 1170, समझ में आया। 0 से 0 तो कट गया, 0 से 0 तो कट जाएगा। अब 13 से देखो कट रहा है, ये हो जाएगा 13 निया 117, और 13 से ये कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूने 26, ये फिर से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। रेशियो कितना जा रहा है 4:3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या ये सवाल, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है आपके पास, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC भुजाओं के बिंदु इस प्रकार हैं कि DE
बी सी के समांतर है, यानी कि पैरेलल है, और बाकी रेशियो भी दिया गया है। तो आपको निकालना है समलंब और इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको सवाल में पूछा गया है। एक्चुअल में जब ये पीएससी में आया था तो ये डिलीट हो गया था। अब आपको बताते हैं कि डिलीट हुआ क्यों था ये। ठीक है, डिलीट हो गया था पीएससी में जब सवाल ये आया हुआ था। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम बनाते हैं त्रिभुज, हम बनाते हैं त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा त्रिभुज। बड़ा छोटा नहीं होता क्या है? चलो छोड़ो, यहीं से समझ लो। ए है, अरे ये क्या है, ए है, ये है बी और ये सी। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ये ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी और ए सी में ऐसा पॉइंट है जो कि डी ई बी सी के समांतर है। तो समांतर कैसे रहेगा, ऐसे ही समांतर होगा क्योंकि बी और सी, डी और ई क्या है, समांतर है। रेशियो भी दे दिया गया है आपको कि एडी और डीबी, यानी कि एडी और डीबी का रेशियो कितना देगा, 3:5। ये है 3:5, समझ में आएगा, ये 3:5 है। तो आपको निकालना है समलंब चतुर्भुज, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है ये, और त्रिभुज एडी और त्रिभुज एडी, इन दोनों के एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, इसमें होता क्या है, ये वाला जो एंगल रहेगा, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, ये वाला जो एंगल रहेगा इसके बराबर रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि छोटा वाला जो त्रिभुज है ना, बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, सिमिलर है। इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे स्थिति में जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। क्या है, त्रिभुज एडीई। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला ए बी सी। इन दोनों का जो रेशियो आता है वो इसके एडजेसेंट साइड का ही रेशियो बन जाता है, उसका स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, एडी, ये क्या आ जाएगा, एडी। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए से लेकर बी तक का, ए से लेकर बी तक का, ए से लेकर बी तक का एडजेसेंट साइड का, इस सब का क्या रहता है, स्क्वायर ही रहता है। ये फॉर्मूला कहता है जब कभी भी ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो ऊपर वाले छोटे वाले त्रिभुज का जो एरिया रहता है और बड़े वाले त्रिभुज का जो एरिया रहता है, उन दोनों का रेशियो क्या बन जाता है, साइड वाला बनता है, यानी कि ए डी और ए बी दोनों का रेशियो हो जाता है उसका स्क्वायर। समझ में आया, तो यहां से मिल जाएगा इन दोनों का एरिया। एडी कितना दिया गया, देखो एडी दिया गया है 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, डिवाइड बाय ए से डी तक, ए से लेकर बी तक का कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए से लेकर बी तक का कितना हो जाएगा, 4 3 7, तो 7 7 49 हो जाएगा। समझ में आया, 7 7 49। अब ए डी ई का एरिया आपको पता चला कितना है, 9 है। ए बी सी का एरिया पता चला कितना है, 49 है। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका एरिया अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, आप बोलोगे सर कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना उसमें छोटा वाला त्रिभुज का एरिया घटा दो। क्या बोलोगे, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें ये छोटा वाला त्रिभुज घटा दोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा कि नहीं। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है कितना है, 49 है, बड़ा वाला त्रिभुज कितना है, 49 है। माइनस कर देंगे कितना, ये छोटका वाले को, तो माइनस से क्या कर देंगे 9, तो हमको मिल जाएगा 40। क्या मिल जाएगा, 40। यही जो है किसका एरिया है, ये है एरिया ऑफ किसका है, समलंब त्रिभुज, यानी कि डी ई बी सी। किसका है, डी ई बी सी, इसका एरिया मिल जाएगा। अब आपको जो रेशियो पूछा है वो किसका पूछा है, समलंब चतुर्भुज का एडीई के साथ आपको रिश्ता पूछा है, आपको रेशियो पूछा है। तो एडीई इसका कितना निकाले हम लोग, 40 निकाले हैं, क्या हो जाएगा 40। ठीक है, रेशियो किसका हो जाएगा, त्रिभुज एडीई कितना है, 9 है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि 40:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40:9 ये डिलीट इसलिए हुआ था क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए सवाल जो है डिलीट कर दिया गया था, आयोग की तरफ से ये डिलीट हो गया था, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना वो है ही नहीं। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में
आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर का सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। एक बल्लेबाज है, 16 पालियों में एक निश्चित औसत से रन बनाता है, 17वें पाली में वह 102 रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 4 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 4 बढ़ जाता है। आपको बताना है 17वां पाली में उसका औसत क्या होगा। ध्यान से देखिए सवाल को कैसे बनाया जाता है। हम मान लेते हैं कि 16 पालियों में जो उसका एवरेज है, क्या है? एवरेज है वो हम मान लेते हैं एक्स है। कितना है? एक्स है। आप बताओ अगर किसी का एवरेज एक्स दिया गया है तो रन कितना हो जाएगा? टोटल रन कितना हो जाएगा 16 पालियों में? आप बोलोगे सर 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा उसका रन। समझ में आया? 16x हो जाएगा उसका रन। एवरेज अगर दिया गया है x दिया गया है, यानी कि हम मान लिया है कि x है, तो 16 पालियों में कितना रन हो जाएगा? 16x हो जाएगा। 17वां पाली जब आया, देखो 17वां पाली जब आया तो उसने 102 रन बनाया। 17वां पाली जब आया तो इसमें 102 रन ऐड हो जाएगा। 17वां पाली में 102 रन ऐड हो गया, जिससे उसका एवरेज कितना हो जाता है? 4 बढ़ जाता है। तो इसका जब एवरेज निकालोगे डिवाइड पे क्या करोगे? 17 पाली है तो 17 से डिवाइड करो। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। 16 पाली पहले ही हो चुका है, ये 17वां पाली है तो डिवाइड पे क्या करेंगे? 17। तो एवरेज कितना हो जाता है? एवरेज बोल रहा है कि 4 से बढ़ जाता है। पहले एवरेज कितना था? x था, अब कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगा। देखो ध्यान से, 17 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे यानी कि 17x हो जाएगा। तो 17 में से 16 माइनस करेंगे, बचेगा x। डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऐसी याद आपको एग्जाम में होना चाहिए, जिससे आपको टाइम बचाने में मदद मिलेगा। 17 चौक कितना हो जाएगा? 68। 17 चौक 68। तो आप क्या करोगे? 102 में 68 जब घटा दोगे, 17 चौक 68 जब आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 17 चौक 68। 102 में से जब 102 में से 68 जब माइनस करोगे आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा? 34। लेकिन ये जो एवरेज निकाले हैं वो 16 पालियों का एवरेज है। हमको पूछा है 17वें पाली का एवरेज क्या होगा, तो 17वां पाली का जो एवरेज है x+4 है। x+4 है मतलब क्या? 34 + 4 कितना हो जाएगा? 38। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, जिसको हमने बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ऐसे आपको बनाना होता है डायरेक्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है 2 सवाल इस पर बेस्ड है, फिर समाप्त हो जाएगा 2020 के जो सवाल है वो। ठीक है जी, चलो ध्यान से देखो क्या दिया गया है। एक विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 5000 है, जिसको इस परसेंटेज में आपको दर्शाया गया है। एमबीए वाले 12% है, बी फॉर्म वाले 15% है, फैशन डिजाइनिंग वाले 14% है, ऐसे करके सब दिया गया है। और विभिन्न क्षेत्रों में वितरित विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ लड़कों की संख्या दिया गया। देखो अगर लड़कों की संख्या दिया गया है तो लड़कियों की संख्या आप निकाल सकते हो क्या? गर्ल्स क्या हो जाएगा आप बताओ? गर्ल्स क्या हो जाएगा भाई? 56% अगर लड़के हैं तो टोटल तो 100% के बराबर होगा। टोटल किसके बराबर होगा? 100% के बराबर ही होगा। अगर 56% जो है लड़के हैं तो 44% आपका क्या हो जाएंगे? इसमें 44% हो जाएगा जो कि गर्ल्स रहेंगे। वैसे ही सबका आप चेंज कर सकते हो कि 44% अगर गर्ल बॉयज है तो 56% क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से मॉडिफाइड कर लेंगे। पहले तो सवाल लेके आते हैं कि सवाल क्या है। सवाल आपको पूछा जा रहा है, सवाल है आपके पास 99 नंबर का सवाल। ध्यान से देखेंगे सवाल कैसे बनेगा। सवाल को देखेंगे ध्यान से कैसे बनेगा। ठीक है जी, सवाल में आपको जो पूछा जा रहा है वह फैशन डिजाइनिंग की लड़कियों और होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो देखेंगे फैशन डिजाइनिंग में लड़कियां कितने हैं। तो फैशन डिजाइनिंग में सबसे पहले तो ये पता चले कि फैशन डिजाइनिंग में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। सबसे पहले तो ये पता चल जाए। टोटल 5000 है। अरे भगना नहीं है भाई, सवाल को सॉल्व करना है, क्यों नहीं समझते हो? टोटल कितने हैं? 5000। फैशन डिजाइनिंग में आप देख पा रहे हो 14% है। फैशन डिजाइनिंग में देख रहे हो कि 14% है, दिखाई दिया? तो 5000 का 14% कितना हो जाएगा? 5000 का 14%, ये परसेंटेज से परसेंटेज 2 जीरो कट जाएगा और 14 पंचे 70 यानी कि 700 लोग कौन होंगे? फैशन डिजाइनिंग में रहेंगे। इन 700 में से किसका पूछ रहा है? फैशन डिजाइनिंग में सिर्फ लड़कियों का पूछ रहा है। तो फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे, 65% क्या है? लड़के हैं। तो बचेगा जो 35% है, ठीक है, बचेगा जो 35% है वो क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं? फिर 700 का क्या निकालेंगे? 35%। 700 का 35%।
700 का 35% कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो का सम हो जाएगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंचे 35 और 7 या 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, ये जाएगा 245। ये किस में आ गए, फैशन डिजाइनिंग में लड़कियों की संख्या मिल गया आपको। अब देखिए होटल मैनेजमेंट में निकालना है। होटल मैनेजमेंट कितने हैं, होटल मैनेजमेंट 16 है। तो आप क्या निकालोगे, इसी 5000 का 16% निकालोगे। 16% निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 2 जीरो कट जाएगा और 16 पंचे 80, यानी कि 800 लोग कौन है आपके होटल मैनेजमेंट में हैं। इन 800 में से लड़कियां ही निकालने हैं, तो होटल मैनेजमेंट 72% कौन है, लड़के हैं। तो बच जाएगा जो 28% वो कौन होंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। तो 800 का क्या निकालोगे, 28% निकालोगे। तो परसेंटेज से 2 जीरो फिर से कट जाएगा, 8 से 8 64 हो जाएगा और 8 दूने 16 और 16 से कितना हो जाएगा 22। तो 200 कितना हो जाएगा 24, 224 कितना हो जाएंगे यहाँ पर गर्ल्स। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो इन दोनों का डिफरेंस आपको पूछा गया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 21, कितने का 21 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बनाया जाता है। ये एक्चुअल में क्या है, पाई चार्ट और टेबल को मिक्स करने वाला ये सवाल है। एक्चुअल में ये डीआई का सवाल है और साथ ही साथ दो चीजों को मिक्स किया गया है, तो दोनों से डेटा निकालेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल और 2020 का सबसे अंतिम सवाल, लास्ट सवाल देखेंगे 2020 का। ठीक है, ध्यान से देखो सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखो। लास्ट सवाल है 100 नंबर का सवाल। ये रहा 100 नंबर का सवाल, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये तो बना लिए, सॉरी ये तो बना लिए, अब ये लेके आते हैं। ध्यान से देखो सवाल कैसे बनेगा। ये पूछा जा रहा है बी फार्मा में लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो बी फार्मा में लड़कियां कितने, ये निकालना पड़ेगा। बी फार्मा में लड़कियां कितनी हैं, तो बी फार्मा में लड़कियों से पहले तो ये निकालना पड़ेगा बी फार्मा में स्टूडेंट कितने हैं। तो बी फार्मा में 15% है, तो 5000 का क्या निकालेंगे 15%। तो 5000 का 15%, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 15 पंचे 75 यानी कि 750 टोटल स्टूडेंट है। 750 में से लड़कियां निकालना है बी फार्मा में, तो बी फार्मा में 44% क्या है, लड़के हैं। 56% क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा। तो इसका क्या निकालेंगे 56% निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका 56% निकालेंगे कि 56% कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो अभी इसको यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको निकालना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। हो सकता है डेटा ऐसा सेट कर दे कि वो कट जाए। इंजीनियरिंग के में लड़कों की संख्या, इंजीनियरिंग में लड़कों की संख्या, तो सबसे पहले देखो इंजीनियरिंग कहाँ गया, इंजीनियरिंग 25%। तो 5000 का 25%, 5000 का 25%, 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 पंचे 125, 125 यानी कि 1250। ठीक है, 1250 क्या है यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है। और लड़के कितने हैं इंजीनियरिंग में 80%। इसका 80% क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे। लड़के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 80% इसका लड़के हो जाएंगे। इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकाला, देखो इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है। सबसे पहले इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्यों निकालना है, क्योंकि कितने प्रतिशत कम है तभी तो पता चलेगा कितने प्रतिशत कम है। यहां से तो निकालोगे 1 0 से 1 0, ये परसेंटेज कर जाएगा। 8 से कर दोगे इसको तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, 8 पंचे 40 और 12 अट्ठे 96, हाँ 1000 आ जाएगा ये। तो इंजीनियरिंग में लड़कों की जो संख्या कितना आ गया 1000। यहां पर देखते हैं ये कितना आता है 56 दिया गया है। जैसी परसेंटेज देखे क्या देखेंगे, डिवाइड बाय 100 मारेंगे, डिवाइड बाय 100 क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, इसको भी टोटल निकाल लेते हैं। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। अब काटने के लिए आसानी हो, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा 15 बार में। 5 से कट जाएगा 5 दूने 10, 2 से कट जाएगा ये 2 दूने 4। ठीक है, 2 अट्ठे 16, तो 15 अट्ठे 120 और 15 दूने 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 40 42, 420, 420 आ गया। ये किसका आ गया, बी फार्मा में लड़कियों की संख्या आ गया। तो आप देखो कितना कम दिखाई दे रहा है, ये कितना कम दिखाई दे रहा है। ये आप बोलोगे सर कितना कम दिखा रहा है, 1000 में से 420 माइनस करेंगे, 1000 में से 400 माइनस के कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और 600 में से 20 माइनस करेंगे आ जाएगा 580, 580 आ गया। ये जो 580 है वो कहाँ से कम हुआ है, 1000 से कम हुआ है। तो डिवाइड पे क्या करेंगे 1000। तो ये 580 जो है 1000 का कितना परसेंट है, 2 0 से 2 0 करेगा, 1 0 से 1 0 करेगा, आएगा कितना 58%, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 58%। आई होप कि ये जो सवाल है आपको समझ में आ गए होगा। और इसी के साथ 2020 के जितने सवाल थे वो समाप्त होते हैं। ये 100वां नंबर का सवाल था।
ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पूरा सवाल समझ में आया होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि हम 2018, 2019, 2020 ये 3 ईयर के जो सवाल है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे 2021 के सवाल के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2021 के सवाल के साथ। चलो बाय।